हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। आई होप कि आप लोग ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे। सम नंबर 10 देखा होगा। अभी जो बड़े सम स्टार्ट हुए हैं वो बड़े सम एग्जाम में नहीं आने वाले। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। ये हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 सीखा था। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, मंजू, प्रभा एंड मीना आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. Their profit and loss sharing ratio is 5:3:2. They want to change their profit and loss sharing ratio to 3:2:1. अब देखो, दो रेशो देके रखे हैं, उसमें से जो पुराना रेशो है उसको ही फोकस करना है। नया रेशो तो अब उन लोगों को चेंज करना है, मतलब अगले साल से हम उस नए रेशो को यूज करेंगे। तब तक तो जो हमारा पुराना है वही चलेगा। Is that clear? Therefore, they decided to revalue the assets and liability of the firm. For the following information, prepare the revaluation account and balance sheet. After revaluation, देखो क्या क्या चीजें बोली है? Prepare the revaluation account and balance sheet. Last sum के अंदर हमें क्या बोला था? पहले तो जनरल एंट्री बोला था, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला था। ये दो चीजें बोली थी, हमें बैलेंस शीट नहीं बोला था। इस बार जनरल एंट्री नहीं है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीख लिया था कि जनरल एंट्री अगर नहीं बनाते तो भी कैसे पोस्टिंग करनी चाहिए, वैसे इस सम के अंदर भी हम सीखेंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाते जाएंगे। इज इट क्लियर? गुड। अब हमारे पास बैलेंस शीट है, मंजू, प्रभा एंड मीनास पार्टनरशिप फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। लायबिलिटी एंड असेट, तो लायबिलिटी साइड की बात करें तो कैपिटल देके रखा है मंजू, प्रभा, मीना का। करंट अकाउंट भी देके रखा है मंजू, प्रभा, मीना का। उसके बाद 12% की लोन दिया है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इतनी लायबिलिटीज है और कुछ कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है। अब असेट साइड की बात करें तो नॉन करंट असेट बहुत सारी है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ऐसे अलग अलग असेट देके रखी है। करंट असेट की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर, डेटर में से बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। अगर बैड डेट रिजर्व का पॉइंट इसके अंदर आएगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्स रिसेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, इतनी चीजें देखे दोनों साइड का टोटल 3,39,000 हो गया। इज इट क्लियर? वैसे एक छोटी सी बैलेंस शीट देके रखी है। नाउ अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस सम के अंदर एक स्पेशल चीज ये है कि हर एक चीज परसेंटेज के अंदर दे के रखी है। देखो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर क्या बोला? वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय कितना? 25%। तो अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जितनी भी होगी, देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, उसका 25% करेंगे तो 25,000 होगा, उतना इंक्रीज कर देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की टोटल वैल्यू 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000 हो जाएगी। ओके, आई होप कि समझ गए। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 10% से रिड्यूस करनी है, मतलब डिडक्ट करना है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी कैप्ड 80%, मतलब मशीनरी की वैल्यू 80% रखनी है। जो 100% वैल्यू देके रखी है उसका 80% रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? 20% रिड्यूस करना है। समझ में आया? इनडायरेक्टली देके रखा है। तो ये देखो, ये सारे वर्ड है ना जो फोकस्ड करने हैं। कैप्ट है, बाय है, टू है, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि भाई कौन सा वर्ड है, तब क्या हमें करना है, उसका मतलब क्या है। अगर मतलब समझ में आ जाता है तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू के अंदर जो स्टॉक देके रखा है वो 5,000 ज्यादा देके रखा है मार्केट वैल्यू से। ये बुक वैल्यू, ये जो बैलेंस शीट देके रखा है ना वो बुक वैल्यू वाली होती है, तो उसमें से मुझे 5,000 डिडक्ट कर देना है। सिंपल फंडा। नेक्स्ट, उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ ₹2,500 इज टू बी कैप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसमें से बैड डेट रिजर्व के लिए 2,500 रखना है। उसके अंदर ऑलरेडी कुछ अमाउंट थी, कैसे सॉल्व करना है अभी बताते हैं हम। एन अमाउंट ऑफ 3,000 अमोंग द क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड, ये तो लास्ट सम के अंदर भी था, डिडक्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ द लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। चलो ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है। ये इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो बैंक लोन लिया है उसका लास्ट 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो दो इफेक्ट इसकी भी हम कर देंगे। तो ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। अब 1 बाय 1 सारी चीजें देखते हैं और सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आ जाए क्या क्या है अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके गाइज, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट करके, और नीचे बैलेंस शीट भी बना दिया है, बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी, उसके बाद अमाउंट, असेट एंड
अमाउंट। नाउ अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन। डायरेक्टली करना है विदाउट जनरल एंट्री, तो कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले जो है वो हम काम कर लेते हैं किसका? एडजस्टमेंट का। ठीक है, बुक अपने सामने रखिएगा। मैंने प्रेजेंट करके आपको पहले एक बार समझा दिया है सब कुछ, बट फिर भी अब आपके पास बुक होनी चाहिए। डन। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर यहाँ आपके पास बुक होगी उसमें से देख लेना। उसमें ऐसा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। अब देखो इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल फंडा है, असेट इंक्रीज होगा तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? तो सर बेनिफिट होगा। तो देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं कौन सी साइड लिख पाऊंगा? क्रेडिट साइड। क्लियर? चलो ये तरीका है। दूसरा, पहले तो मैं जो असेट है ना वो मैं असेट साइड लिख देता हूं। अंदर असेट हमें क्या देके रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग। उसको टिक कर देना। फिर लैंड एंड बिल्डिंग को पहले हम असेट लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। नाउ अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमें अंदर कितना देके रखा है? 1 लाख रुपीज देके रखा है सर। ठीक है, उसमें हमें कितना इंक्रीज करना है? 25% इंक्रीज करना है, प्लस इंक्रीज 25% इंक्रीज करना है। तो 1 लाख का 25% कितना होता है गाइस? 25,000 होता है। ये प्लस करके बाहर हमारी वैल्यू हो गई 1,25,000। देखो आपने डायरेक्ट 1,25,000 बाहर लिखा होता तो भी चलता, बट ये मैंने समझाने के लिए किया है कि भाई ये 1 लाख जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें मैंने इंक्रीज किया 25%, 25,000, उसको प्लस करके बाहर लिख दिया 1,25,000। क्लियर? अब ये इंक्रीज हुआ तो मुझे बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और जितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है? 25,000 इंक्रीज हुआ है, उतना ही अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000। क्लियर? दूसरा देखो यहाँ पे आपने डेबिट किया तो जाहिर सी बात है, डेबिट किया मतलब असेट साइड लिखा तो डेबिट ही होगा ना। तो जाहिर सी बात है जब हम लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिवैल्यूएशन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड करेंगे तो कौन सी साइड करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे। तो उस हिसाब से भी वही हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग में बेनिफिट हुआ इसलिए क्रेडिट लिखा, वो भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। चलो तो पहले मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में फर्नीचर लिख देता हूं। फर्नीचर की जो वैल्यू है, फर्नीचर की जो वैल्यू है वो हमें अंदर कितनी देके रखी है? 30,000। तो 30,000 का जो फर्नीचर है वो फर्नीचर में से आपको 10% रिड्यूस करना है, माइनस डिक्रीज 10%, मतलब 30,000 का 10% 3,000। तो 30,000 में से 3,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 27,000। क्लियर? नाउ अब देखो जब यहाँ पे आपने प्लस किया था तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड गए थे? क्रेडिट साइड। तो अब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड जाएंगे? डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 करके, क्योंकि नुकसान हुआ ना हमें, वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई। टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट अमाउंट कितना लिखेंगे भाई? 3,000 हमारी वैल्यू डाउन हुई है, वो 3,000 हमने लिख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट 80%। 80% हमें रखना है। मशीनरी की वैल्यू जो है 50,000, बराबर। तो देखो यहाँ पे मशीनरी लिख देते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड, मशीनरी 50,000, वो 80,000 तक रखना, 80% तक रखना है। इसका मतलब कितना क्या हुआ कि 20% डिक्रीज करना है। सो माइनस डिक्रीज 20%, 20% डिक्रीज करोगे तो 10,000 होगा, और 50,000 में से 10,000 जाएगा तो 40,000 मिलेगा आपको। अब ये 10,000 जो डिक्रीज हो रहा है उससे भी लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, इसके बाद हमें बोला है द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अंदर जो स्टॉक देके रखा है 40,000, वो मार्केट वैल्यू से 5,000 ज्यादा है, तो वो वैल्यू आपको कम करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? वो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक, अंदर हमें स्टॉक कितना देके रखा है? 40,000, तो लिखेंगे हम 40,000 माइनस डिक्रीज 5,000। 40,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बैलेंस बचेगा? 35,000 बचेगा। अगेन हमें लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट,
उसके बाद है टोटल अमाउंट ऑफ 2500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब अंदर डेटर्स देखो और उसमें बैड डेट रिजर्व भी हमें दिया है, बट देखो पहले मैं लिखता हूं डेटर्स। जो डेटर्स है वो मुझे कितने देके रखे हैं, तो अंदर देखा जाए तो सर डेटर्स आपको 25,000 के दिए हैं, और उसमें से सबसे पहले मुझे बैड डेट रिजर्व माइनस कर देना है। वैसे बैड डेट सबसे पहले होता है पर बैड डेट नहीं है, इसलिए बैड डेट रिजर्व मुझे माइनस करना है। जो बोला है 2500 माइनस कर देंगे तो बाहर वैल्यू आएगी 22,500। अब प्रॉब्लम यह है कि सर हमारे पास पहले से ही बैड डेट रिजर्व था 1000 का, ठीक है 1000 का बैड डेट रिजर्व था, अब 2500 का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बैड डेट रिजर्व है वो 1500 से इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हुआ होता तो फायदा होता, बट इंक्रीज हो रहा है बैड डेट रिजर्व तो नुकसान हुआ। तो यहाँ पे डेबिट साइड टू बैड डेट रिजर्व, ये मैंने कैसे फाइंड किया, तो याद रखना मैंने किया 2500, उसमें से जो पुरानी 1000 थी वो डिडक्ट कर दिया तो 1500 मिला, इतना इंक्रीज हुआ। तो ये अच्छा पॉइंट था। एन अमाउंट ऑफ 3000 अमाउंट द क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड। जो क्रेडिटर्स है उसकी अब कोई जरूरत नहीं है पेमेंट करने की, तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह छोड़ दूंगा कैपिटल एंड करंट अकाउंट लिखने के लिए, फिर क्रेडिटर्स लिखूंगा। तो क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, तो 40,000 के क्रेडिटर्स है। अब इस 40,000 के क्रेडिटर में से हमें कितना पेमेंट कम करना है, 3000 का, तो 3000 हम डिडक्ट कर देंगे तो बाहर वैल्यू आएगी 37,000। इज दैट क्लियर? नाउ अब क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई तो फिर मुझे फायदा हो जाएगा, इससे यहां पे मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, 3000 का फायदा हुआ। क्लियर? इसके बाद लास्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। देखो पहले तो वो नुकसान है, अंदर हमें बैंक लोन तो देके रखा है, आउटस्टैंडिंग उसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्रेडिटर के नीचे बैंक लोन लिखता हूं। बैंक लोन है कितने का, 30,000 का। क्लियर? बैंक लोन हमारे पास 30,000 का देके रखा है। नाउ इस बैंक लोन के अंदर हमें इंटरेस्ट प्लस कर देना है। इंटरेस्ट प्लस करना है 12% के हिसाब से, बट लास्ट 3 मंथ का ही आउटस्टैंडिंग है, बराबर। तो देखो 30,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करना है, बराबर। 30,000 का 12% करेंगे तो 3600 आएगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। समझ रहे हो सब लोग? फिर से एक बार 30,000 का 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 क्यों किया, क्योंकि 3 महीने का ही काउंट करना था, टोटल 12 मंथ होते इसलिए डिवाइड बाई 12 किया। क्लियर? इस हिसाब से हमने किया है। तो अब हमारा 30,000 का 12% 3600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 900 आएगा। इन दोनों को प्लस करके बाहर जाने देते हैं 30,900। बट 900 का जो इंटरेस्ट है वो लायबिलिटी है, वो अभी भी पे करनी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी हमारी रिवैल्यूएशन में भी डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900 का। इज इट क्लियर? नाउ सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब अंदर चेक करना है, जो जो चीजें लिखनी बाकी है वो हम लिख देंगे। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल, तो बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल। तो कैपिटल हमारे पास कितना है, तो मंजू का है हमारे पास 1,50,000 का कैपिटल। उसके बाद प्रभा जो है उसका मेरे पास कैपिटल है 40,000 का, और मीना का 30,000। तो कुल मिला के मेरा जो कैपिटल है तीनों का वो हो जाएगा 2,20,000, इतना कैपिटल हमारा है। क्लियर? फिर बात आती है करंट अकाउंट की, वो भी लिखना बाकी है, पर करंट अकाउंट में मैं डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकता। उसका रीजन ये है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करूंगा तो या तो मुझे प्रॉफिट या तो मुझे लॉस होने वाला है, वो मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा करंट अकाउंट के अंदर। अगर कैपिटल अकाउंट सिर्फ होता, करंट अकाउंट नहीं होता, तो मैं सिर्फ कैपिटल में ट्रांसफर करता, बट क्योंकि यहाँ पे करंट भी है तो पहले करंट में ट्रांसफर करना होता है। ये इसके बारे में डिटेल में हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद वही चैप्टर समझेंगे। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं
मंजू का जो है वो है 10,000, थोड़ा अंदर की साइड लिखते हैं, फिर थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, एक लाइन छोड़ देना आप लोग। फिर प्रभा, प्रभा का जो है वो 20,000 है। प्रभा के बाद मीना, मीना का 9,000 है। क्लियर। अब प्रॉफिट आया तो मैं प्लस कर दूंगा, लॉस आया तो माइनस कर दूंगा, बस इतनी चीजें हैं। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन है, वो आपने टिक कर दिया होगा, वो हो गया। क्रेडिटर्स भी हो गया। एक चीज बची बिल्स पेएबल, वो हम लास्ट में लिख देते हैं, बिल्स पेएबल। और बिल्स पेएबल जो है वो है 10,000 का। क्लियर। तो लायबिलिटी साइड की सारी चीजें हमने लिख दी है। असेट साइड की बात करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, मशीनरी हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट बाकी। जो चीज हो गई उसका कुछ नहीं करने का, बराबर, जिसका एडजस्टमेंट हमने कर दिया। और जो चीज बाकी है वो सिंपल बैलेंस शीट में असेट साइड है तो असेट साइड, लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी साइड सिंपली लिख देने का। क्लियर। तो क्या है अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट वो है 50,000 के। क्लियर। इन्वेस्टमेंट के बाद करंट असेट के अंदर स्टॉक हो गया और डेटर्स भी हो गया, बाकी बचे बिल्स रिसीवेबल एंड कैश, वो दोनों चीजें लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स जो है 5,000 का और कैश बैलेंस है हमारे पास 40,000 का। इतनी चीजें है हमारे पास। अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने का, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है उसको यहां पे हम टोटल पहले लिखेंगे, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 28,000 दिख रहा है, वही ज्यादा है। यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 35,000 नहीं 5,000 आएगा, सॉरी गाइस, 35,000 नहीं आएगा, 5,000 आएगा। जितना डिक्रीज होता है उतना ही स्टॉक आता है। क्लियर। नाउ अब 28,000 जो है वो मैं दोनों साइड लिख देता हूं, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इस 28,000 के अंदर से 3,000, 10,000, 5,000, 1,500 एंड 900, इसका टोटल होगा 13, 5, 18, 19, 20,400, बराबर। इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,600। यहां पे लिख देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट लिखने का, सिर्फ कैपिटल दिया है तो मैं कैपिटल लिखता और तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। तीनों मतलब कौन कौन? मंजू, प्रभा एंड मीना। तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो 5:3:2 है तो 3,800 आएगा, क्योंकि इनटू आप क्या करोगे 5 डिवाइड बाय 10 करोगे। फिर इसका आएगा 2280 और इसका आएगा 1520। अब सबका प्रॉफिट ही आ रहा है तो यहां पे जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जगह छोड़ी थी वहां पे मैं प्लस प्रॉफिट लिखूंगा। इसका था 3,800 तो प्लस करके इसका हो गया 13,800। प्रभा जो है उसका था प्रॉफिट 2280 तो इसका जो है वो हो गया 22,280। मीना जो है उसका प्रॉफिट था 1520, इसका टोटल 10,520 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट टोटल करना हो ना तो देखो, करंट अकाउंट का टोटल 39,000 दिया था, उसमें 7,600 हम प्लस कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट प्लस कर दो तो 46,600 टोटल आएगा। समझ में आया सब लोगों को? नाउ अब इन सब का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। देखो कितनी कितनी चीजें हैं मेरे पास, तो मेरे पास है 2,20,000, 46,600, 37,000, 30,900 एंड 10,000, तो टोटल होगा 3,44,500। 3,44,500 आप टोटल कर लेना, दोनों साइड का टोटल आपका सेम होना चाहिए, 3,44,500। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट और ऊपर का रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट या डिफिकल्टी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 12 नंबर का, उसके बाद 13 एंड 14 कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक रखते हैं आज का लेक्चर।
थैंक यू सो मच गाइस।